गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और जो टॉपिक का नाम है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब देखिए बेटा, वही कंसेप्ट यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जिस प्रोसेस में डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, बेसिकली उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यूकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स के बारे में हम बता चुके हैं। अब जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये मानिए कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ये जो प्रोसेस होगा ये न्यूक्लियस में होगा। सबसे जरूरी बात है ये कि दैट प्रोसेस विल टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होगा। और बेसिकली ये जो प्रोसेस होगा उसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। 3 आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन कौन से हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब आप सबको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो बेसिकली वो एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये करते क्या है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो हमेशा क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जहां राइबोसोमल आरएनए बनाना हो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम काम करेगा बेटा। अगर हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए बनाने का काम। लेकिन हम अब इसमें पढ़ेंगे क्या? यूकैरियोट्स में बेसिकली डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स ये करना आता है सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है बेटा? यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है एचएनआरएनए। मतलब समझिए इसका मतलब ये होता है कि यूकैरियोटिक में, जैसे हमारे अंदर वी आर आल्सो यूकैरियोट्स, तो बेसिकली बेटा यूकैरियोटिक सेल होता है। उसमें होता क्या है कि जो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं बनता, वो एचएनआरएनए बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे हमारे अंदर अगर होगा तो डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा। मतलब स्टेबल एमआरएनए नहीं बनेगा। और एचएनआरएनए जो होता है वो इनडायरेक्टली, ये मान लीजिए बेटा, ये वो आरएनए है जो अनस्टेबल है, जो बेसिकली ट्रांसलेशन कर नहीं पाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको स्टेबल कर पाए, एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर पाए, तभी ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा बेटा। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात बेटा, ये न्यूक्लियस में होता है और 3 सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज के लिए काम करते हैं। अब देखिए बेटा, बेसिकली ये ध्यान रखने वाली बात है, कंपटीशन लेवल की बात है कि यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है और डीएनए से एचएनआरएनए बनता है तो बेसिकली मैक्सिमम इनमें स्प्लिट जीन होती है, SPLIT, स्प्लिट जीन होती है। ये स्प्लिट जीन क्या होती है? ये स्प्लिट जीन का मतलब ये मान लीजिए ये वो जीन होती है जो बेसिकली 2 तरह के सेगमेंट को कैरी करती है, 2 तरह के प्रोटीन को कैरी करती है, जिसका नाम है इंट्रोन और एक्सोन। और जो इंट्रोन और एक्सोन है ये बेसिकली कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। तो मतलब नॉन कोडिंग के साथ कोडिंग सीक्वेंस का पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो एमआरएनए है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसको ही हम एचएनआरएनए कहते हैं। अब देखिए कैसे ये प्रोसेस काम करेगा। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एचआरएनए। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो लीड करेगा, पहले एचएनआरएनए बनेगा, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। और ये नीट में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एचएनआरएनए जो है वो किसका प्रिकर्सर है? तो एचएनआरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। मतलब एमआरएनए से पहले हमेशा यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमेशा ही एचएनआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि एचएनआरएनए को एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट करें ताकि ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। अब देखिए बेटा, इसके लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कुछ चेंज होते हैं जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट एमआरएनए बन पाता है जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब 3 फेज में प्रोसेस कंप्लीट होगा बेटा, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैप। और कैप हमेशा कहां पहनी जाती है? ऊपर, सर के ऊपर, यानी फ्रंट में, हेड पे। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली क्या है? ये एचएनआरएनए का स्ट्रक्चर है। एचएनआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से
डीएनए से एचएनआरएनए बन गया और एचएनआरएनए कुछ इस तरह से बन गया। अब यहां सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा कैपिंग। कैपिंग का मतलब समझिए, तो ये 5 प्राइम जो है इस स्ट्रक्चर की कैप है। तो सबसे पहले कैपिंग जो होता है यहां पे 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बेटा, ट्राइफॉस्फेट। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली 5 प्राइम यानी कैपिंग की जगह ऐड होगा। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ जीटीपी गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5 प्राइम एंड टू 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये एनर्जी का सोर्स है। तो आपको सबको पता है ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या कोई भी प्रोसेस हो, बिना एनर्जी के तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एचएनआरएनए बन के आ गया हमारे पास, इसके 5 प्राइम एंड पे जो बेसिकली जीटीपी, ये एक स्ट्रक्चर है गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का सोर्स है, जो मॉडिफाइड करेगा जीटीपी को इसमें 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पे, और इसको कैपिंग पे ऐड कर देगा। अब ये काम क्या करता है, 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट काम क्या करता है? सबसे पहले प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियस में होता है और ये एंजाइम जो है ये इस स्ट्रक्चर को डीनेचर कर सकता है, तोड़ सकता है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा 5 प्राइम एंड पे, तो बेसिकली ये इसको स्टेबल कर देगा। स्टेबल का मतलब फिर ये एंजाइम जो है इस पे काम नहीं कर पाएगा और ये प्रोसेस जो है इजीली हो पाएगा। दूसरा, ट्रांसलेशन इनिशिएट फ्रॉम दिस एंड, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, प्रोटीन बनने का प्रोसेस, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा वहां पे 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट होगा। तो बेसिकली दे हैव प्रोवाइड द इनिशिएशन साइड टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बेटा ये 2 फेज होंगे। जैसे ही यहां पे हमने कैपिंग पे 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया, तो उसी टाइम पे बेसिकली उसके टेल पे यानी 3 प्राइम एंड पे यहां पे हम ऐड कर देंगे पोली ए टेल यानी पोली एडिनाइलेट। एडिनाइलेट रेजिड्यू होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो 200 से 300 बेस पेयर कंटेन करते हैं, उसको हम जोड़ देंगे 3 प्राइम OH एंड पे जोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि सर इस पे और इस पे जोड़ने का लॉजिक क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा जब हम इस स्ट्रक्चर को 5 प्राइम एंड पे और एडिनाइलेट रेजिड्यू को 3 प्राइम एंड पे जोड़ देंगे, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है एमआरएनए का, एचएनआरएनए का टुकड़ा जो है बेटा, ये बेसिकली स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा जिसपे फिर कोई काम कर सके। हम पहले स्ट्रक्चर को स्टेबल करेंगे, फिर तो उस पे काम करेंगे, फिर तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है नॉन कोडिंग सीक्वेंस उसको निकाल पाएंगे। तो ये दोनों यहां पे ऐड करके और यहां स्टेबल को, स्ट्रक्चर को स्टेबल कर दिया। फिर उसके बाद जो है काम आता है स्प्लाइसिंग का। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रोन, यानी स्प्लाइसिंग जो है ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं बेटा, जिसको स्प्लाइसिसोम भी कहा जाता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं। इनका काम क्या होता है आप बस इतना याद रखिए कि जो स्प्लाइसिसोम, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्प्लाइसिसोम, और ये बेसिकली जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उनको निकाल देते हैं एचएनआरएनए से। और जब ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस निकल जाएंगे तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस बच जाएगा। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कोडिंग कौन सा नॉन कोडिंग। तो देखिए बेटा इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म एक ट्रिक बताता हूं, याद रखिए NICE, नाइस। एन का मतलब होगा बेटा नॉन कोडिंग, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या हो गए? आई मतलब इंट्रोन, और सी का मतलब क्या होगा बेटा? कोडिंग। तो कोडिंग सीक्वेंस कौन से हो गए? एक्सोन। तो हमेशा ध्यान रखना जो एक्सोन है वो कोडिंग सीक्वेंस है और जो इंट्रोन है रेड कलर से ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। याद रखने के लिए तरीका मैंने बता दिया है बेटा, दोबारा से लिख रहा हूं मैं NICE, ये याद रखने का तरीका है। N नॉन कोडिंग इंट्रोन, C कोडिंग एक्सोन। तो बेसिकली क्या होगा जब स्प्लाइसिसोम, ये प्रोटीन जो है इन पे काम करेंगे तो बेसिकली करेंगे क्या कि ये जो इंट्रोन है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना बेटा, इनको निकाल देंगे। अब जब इनको निकाल देंगे तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है इन एक्सोन को क्या कर देगा? जोड़ देगा। अब इंट्रोन निकल गई मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस निकल गई जिनका कोई काम ही नहीं है, और सिर्फ क्या बच गई? कोडिंग सीक्वेंस बच गई जो बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे ट्रांसलेशन में। तो इंट्रोन निकल जाएंगे और ये एक्सोन ऐसे जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से एचएनआरएनए से क्या बन जाएगा? एमआरएनए। और बेसिकली अब बेटा ये वो एमआरएनए बन गया जो फाइनली किसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा बेटा? ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या कर पाएगा बेटा? पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। थैंक यू सो मच।